हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पॉलिटेक्निक का तैयारी कराया जा रहा है और हमारे द्वारा लगातार वीडियो श्रृंखला को लाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ध्वनि तरंग फिजिक्स का जो एक बेहतरीन चैप्टर होता है, इस चैप्टर का 100 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देख लेते हैं, इसे अच्छा तरीक़ा से समझ लेते हैं, तो हमसे यह प्रॉमिस किया जा रहा है कि यदि आपके एग्जामिनेशन हॉल में ध्वनि तरंग चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आएगा जो आपके नज़रों से बच पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और से और बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तीनों विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको वीडियो को खोजने में आसानी पड़े। तो फ्रेंड्स, समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए ध्वनि तरंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका स्थानांतरण नहीं होता है। तो किसका स्थानांतरण नहीं होता है? तो माध्यम के कण का। माध्यम का जो कण होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं होता है। जबकि जो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, विक्षोभ का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन माध्यम का जो कण है इसका स्थानांतरण नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव या पदार्थ जिससे होकर तरंग संचरित होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जिससे तरंग संचरित होकर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको माध्यम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे एक माध्यम की आवश्यकता है? तो एक माध्यम की आवश्यकता किसे है? क्या प्रकाश तरंग का एक माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, इसे आवश्यकता नहीं है। आयांतरिक तरंग की आवश्यकता उसे भी नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवश्यकता होती है? इसे भी नहीं है। यांत्रिक तरंग की आवश्यकता होती है? हाँ, तो इसे माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम की आवश्यकता यांत्रिक तरंग की होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की नहीं होती है, रेडियो तरंग की भी नहीं होती है, प्रकाश तरंग की भी नहीं होती है। ध्वनि के जो तरंग होता है इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम से होकर अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण हो सकता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण किस माध्यम से होकर हो सकता है? ठोस से हो सकता है, द्रव से हो सकता है, गैस से हो सकता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वैसे तरंग को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त माध्यम नहीं है? तो उपयुक्त माध्यम कौन नहीं है? जो गैस होता है वह अनुप्रस्थ तरंग के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, बल्कि ठोस है, द्रव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग डैश और डैश के रूप में संचरित होता है। तो अनुप्रस्थ जो तरंग होता है वह शीर्ष से लेकर गर्त तक
शीर्ष से गर्त तक संचरित होता है। जैसे में एक लाइन है, शीर्ष गया फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग गति करती है, यानी शीर्ष से गर्त तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जैसे में एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे, यानी कि अप टू डाउन, अप से लेके ये डाउन तक, इसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य तरंग और डैश के रूप में संचरित होता है। तरंगदैर्घ्य तरंग जो है वह संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से माध्यम के कौन से स्थान पर दाब और घनत्व अधिक होता है? तो दाब और घनत्व दोनों अधिक कहाँ होता है? संपीड़न के स्थान पर जो है वह दाब और घनत्व दोनों अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माध्यम के कौन से स्थान पर दाब और घनत्व कम होता है? तो दाब और घनत्व, कौन से स्थान पर दाब और घनत्व कम होता है? तो विरलन जहाँ पर होता है वहाँ पर दाब और घनत्व दोनों ही कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है? तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग। तनी हुई रस्सी में जो उत्पन्न तरंग होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से तरंग के संबंध में असत्य है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में कौन असत्य है? क्या यह निर्वात में संचरित होती है? तो हाँ, यह तो सही आंसर है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वह निर्वात में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं, यह निर्वात में संचरित होती है, तो यही असत्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन करने वाले कण अपने माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे तरंग का डैश कहते हैं। उसे तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का कण 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? तो माध्यम का जो कण है वह 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक कंपन पूरा करने जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई कण एक कंपन पूरा करने जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक राशि और एसआई मात्रक का सही मिलान है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज से होता है। आवर्तकाल का सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की चाल इक्वल टू आवृत्ति इंटू क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है? तरंग की चाल कितनी है? तो तरंग की चाल कितनी हो जाएगी? 700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 700 मीटर
पर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए अनिवार्य दशा है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के लिए अनिवार्य दशा क्या है? वस्तु का कंपन करना, वस्तु का कंपन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों के वाक ध्वनि उनके डैश के कल्पित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के वाक ध्वनि है उसे वाक तंतुओं के कल्पित होने के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तव में ध्वनि संचरण किसका संचरण है? तो ध्वनि संचरण जो है वह विक्षोभ का संचरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन ध्वनि से संबंधित सत्य है? तो ध्वनि से संबंधित सत्य कौन है? यह निर्वात में संचारित होती है, यह निर्वात में संचारित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग के दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंग के दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तारत्व कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन जितनी शीघ्रता से होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। कंपन जितना तेज गति से शीघ्रता से होगी आवृत्ति है सो उतना ही अधिक होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर उसका तारत्व क्या होता है? तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर उसका तारत्व जो है वह बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है को क्या कहते हैं? तो उसे तारत्व कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का डैश कहते हैं। तो तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है वह किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है, स्रोत की दूरी पर निर्भर करती है या माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी पर निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो किसी बिंदु पर ध्वनि का जो प्रबलता है वह किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ध्वनि ए की ऊर्जा ध्वनि बी से अधिक है तो इसकी प्रबलता किसकी प्रबलता अधिक होगी? तो ध्वनि ए की ऊर्जा ध्वनि बी से अधिक है तो किसकी प्रबलता अधिक होगी? ध्वनि ए की प्रबलता अधिक होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि का जो प्रबलता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बातचीत वाली ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी
होती है। तो साधारण बातचीत वाली ध्वनि की जो तीव्रता है वह 30 से 40 डीबी होती है, डेसिबल होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकता है। तो कितना डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मनुष्य को पागल कर सकता है? तो वह 150 डेसिबल। 150 डेसिबल के ऊपर के ध्वनि को मनुष्य सुनेगा तो वह पागल हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का स्रोत से दूर जाने पर उसका आयाम कम हो जाता है और क्या कम हो जाती है? प्रबलता भी कम हो जाती है। आयाम कम हो जाता, ध्वनि के स्रोत से दूर अगर हम जाएंगे तो आयाम भी कम हो जाएगा और उसका प्रबलता भी कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह अभिलक्षण जो हमें समान तरत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायक करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में भिन्नता के कारण ही हम अपने परिचितों की आवाज़ को पहचान पाते हैं। तो किसके गुणवत्ता के कारण हम अपने परिजन या अपने परिचितों की आवाज़ को पहचान पाते हैं? तो गुणता के भिन्नता के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तरत्व को क्रमशः निर्धारित करता है? तो तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तरत्व का निर्धारित करता है? तो आयाम और आवृत्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयाम और आवृत्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि का क्या कहते हैं? तो तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप क्या है? प्रबलता जो होती है वह ध्वनि के कानों के लिए संवेदनशीलता की माप होती है, ध्वनि की प्रबलता ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है वह 331 मीटर पर सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? तो माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल है वह बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम का घनत्व पर, या माध्यम का तापमान पर, या माध्यम के में उपस्थित आर्द्रता पर। तो किस पर निर्भर करती है? सभी पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो का कंटेंट हमें पसंद आ रहा होगा और हमारी मेहनत यदि आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? तो माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की जो चाल है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम गैस के अनुभार है और भी ध्वनि का चाल है तो निम्न में से कौन सही है? एम जो है वह गैस का भार है और भी जो है ध्वनि की चाल है, तो कौन सा सही हो जाएगा? भी इक्वल टू 1/√100 m हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वह अधिकतम ठोस में ही होती है। क्योंकि ठोस का जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, वह बहुत ही पास में होता है, इसलिए उसमें जो चाल होता है वह बहुत ही तीव्र गति का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से किसका परिवर्तन नहीं होता है? चाल का परिवर्तन होता है? हाँ, तो चाल का परिवर्तन तो होता है जब एक माध्यम से तरंगदैर्ध्य का भी परिवर्तन होता है। तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति का जो परिवर्तन है वह नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज किसमें चलती है? तो स्टील में सबसे ध्वनि तेज चलती है अकॉर्डिंग टू वायु निर्वात और जल। वायु निर्वात और जल की अपेक्षा स्टील में जो है वह ध्वनि तेज चलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक पराध्वनिक चाल से चलता है? तो पराध्वनिक चाल से कौन चलता है? बंदूक से निकली गोली या जेट वायुयान? तो बंदूक से निकली गोली और जेट वायुयान जो है वह पराध्वनिक चाल से चलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि उत्पादित स्रोत ध्वनि के चाल से अधिक तेज से गति करती है तो वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि बूम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसका अनुप्रयोग है? तो प्रति जो ध्वनि है वह किसका अनुप्रयोग है? परावर्तन का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितना सेकंड तक बनी रहती है? तो मानव मस्तिष्क में जो ध्वनि का जो संवेदना है वह 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड बनी रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना का समय अंतराल होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सत्य है? तो क्या स्टील में ध्वनि की चाल 1960 मीटर पर सेकंड होता है? क्या निकेल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकंड होता है? तो क्या दोनों ही सत्य है। स्टील का जो ध्वनि का चाल वह 5960 होता है और निकेल का में जो ध्वनि का चाल है वह 6040 होता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि
अस्पष्ट प्रतिध्वनि ध्वनि सुनने के लिए स्रोत से अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्रोत से अवरोधक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17.2 होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड हो तो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? वह 513 मीटर होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का बारंबार परावर्तन क्या कहलाता है? तो ध्वनि का बारंबार परिवर्तन अनुरण कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को कम करने के लिए तथा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि की अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर या पर्दे लगे होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अनुरणन को कम करने के लिए जो छत होती है और उसके दीवार होती है उसमें ध्वनि को अवरोधक पदार्थ जैसे संपीड़न फाइबर और खुरदरे प्लास्टर या पर्दे लगे होते हैं अनुरणन को कम करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप में ध्वनि के कौन सा गुण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि का जो है वह बहुल परावर्तक गुण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की बहुल परावर्तन के उपयोग के लिए वाद्य यंत्रों को विशेष प्रकार से डिजाइन किया जाता है या कंसर्ट हॉल, सिनेमा हॉल की छत प्रकार बनाए जाते हैं या स्टेथोस्कोप को खास तरह से बनाया जाता है? तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई और दूरी स्थित पहाड़ों की दूरी का पता लगने के लिए ध्वनि के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि के किस गुण का उपयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तरत्व अधिक होगा? तो मच्छर की जो भनभनाहट है इसमें इसका तरत्व जो है वह अधिक होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग कितने होती है? तो मनुष्य में जो श्रव्यता जो सुनाई देना जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ परिसर कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 से सुनाई देने लगती है और 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है उसे हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डैश तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं? तो 25 किलो हर्ट्ज तक की भी ध्वनि को सुन सकते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो अवश्रव्य ध्वनि कौन उत्पन्न करते हैं? गैंडा, व्हेल, हाथी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि भूकंप
मुख्य प्रघाती तरंगों से उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कौन सा ध्वनि? तो अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि कौन उत्पन्न नहीं करते हैं? तो राइनोसिरस जो है वह पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे डांस उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। तो चूहे क्या उत्पन्न करके खेल खेलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके खेल खेलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण सहायक युक्ति हियरिंग एड्स के संबंध में कौन गलत है? तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो गया। जो अवश्रव्य सहायक युक्ति है, जो हियरिंग एड्स के संबंध में कौन सा गलत होता है? क्या यह एक यंत्र है जो दिल के मरीजों का उपयोग होते हैं? तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं, यह दिल के मरीजों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। यह एक यंत्र है जो कम सुनने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हाँ, यह तो सही है। यह ध्वनि को परावर्तित करती है, तो यह भी सही है। इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर होता है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि के उपयोग के संबंध में कौन सत्य है? तो पराध्वनि के उपयोग में कौन सत्य है? धातुओं में दरार का पता लगाने के लिए, या वायुयानों के अवयवों के साफ सफाई में, या इकोकार्डियोग्राफी में। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की चाल को किस में मापी जाती है? तो वायुयान की जो चाल है उसे मैक संख्या में मापते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक चाल कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग नहीं दिखा सकती है? तो ध्वनि तरंग कौन से नहीं दिखा सकती है? ध्रुवण जो है वह ध्वनि तरंग नहीं दिखा सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल का पता लगाने के लिए निम्न में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग के रास्ते में कोई अवरोधक आता है तो यह अवरोधक के किनारे से मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनोमीटर के तार में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो सोनोमीटर के तार में कौन सा तरंग उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है? नहीं, यह तो नहीं होती है। अनुप्रस्थ और यांत्रिक तरंग, यानी कि बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ दास ध्वनि की मदद से अंधेरे में भी उड़ सकता है, तो
अंधेरे में भी किस ध्वनि की मदद से चमगादड़ उड़ सकता है? तो पराश्रव ध्वनि। पराश्रव ध्वनि के मदद से अंधेरे में भी उड़ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक कान की हड्डी नहीं है? तो कान की एक हड्डी कौन सा नहीं है? मुद्रक ये भी एक कान की हड्डी है। निहाई ये भी है, और वल्यक ये भी है। जो फीमर है वह कान की हड्डी नहीं होता। फीमर जो है वह जांघ की होती है। मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी है वह फीमर ही होती है, जो जांघ में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी परिवेश में ध्वनि को कान का कौन सा भाग एकत्रित करता है? तो बाहरी परिवेश में ध्वनि को कान में कौन सा भाग एकत्रित करता है? तो बाहरी कान हो जाएगा, कर्णवलक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण पटा एयर ड्रम जो होता है, जो पर उत्पन्न कंपन को कौन परावर्धित एम्प्लीफाई करता है? तो कौन करता है? मुद्रक करता है, निहाई करता है, या वल्यक करता है? तो इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक कर्ण में स्थित डैश के द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। तो वह कौन सा होगा? कर्णावर्त हो जाएगा। वह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो ध्वनि तरंगों को किसी बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होता है तब उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि स्रोत और स्रोतों के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन के तुलना में रात ध्वनि अधिक दूर तक जाती है, इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण क्या होती है? अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा रेडियो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो रेडियो है वह ध्वनि के अनुनाद सिद्धांत के ऊपर काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने में क्यों मना किया जाता है? तो सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने में क्यों मना किया जाता है? अनुनाद को रोकने के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी घटना जो प्रकाश तरंग दिखाई देती है लेकिन ध्वनि तरंग नहीं? तो किस घटना के कारण? ध्रुवण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई, जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज़ों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि हमारे द्वारा बनाई गई कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी और हमारी मेहनत आप लोगों को दिख रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने तैयारी को और से और बेहतर बनाएंगे। आप यदि वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी सहायता होगी। तो आइए अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।